रिद्धिमा उसी वॉशरूम में जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने घुटनों को पकड़कर बैठी थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और मोना अंदर आई। उसने रिद्धिमा को रोते हुए देखा और चौंक गई। रिद्धिमा, अरे क्या हुआ तुझे? मोना ने घबरा कर पूछा। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थीं। उसने सिर झुकाए हुए बस इतना कहा, कुछ नहीं मोना। मोना ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और उसके पास बैठते हुए कहा, कुछ नहीं? रिद्धिमा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे आंसू नहीं समझ सकती? पता न क्या हुआ, किसने तुझे इतना परेशान किया? रिद्धिमा ने एक पल के लिए मोना की तरफ देखा और फिर सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने वॉशरूम में हुई पूरी घटना को शब्दों में समेट दिया। हर शब्द के साथ उसका दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। सुनते ही मोना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने रिद्धिमा को गले लगा लिया और कहा, तू रो मत। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस लक्षित को मैं उसके किए की सजा दिलवा कर ही मानूंगी। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रिद्धिमा ने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं मोना, इससे और बवाल होगा। मैं ये सब और नहीं बढ़ाना चाहती। बस मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। लड़ाई झगड़े से मुझे कुछ अजीब लगता है। मोना ने उसे जोर से पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सुकून? रिद्धिमा, सुकून ऐसे नहीं मिलता। तू अगर ऐसे डरती रही तो वो तुझे और परेशान करेगा। नौकरी छोड़ने से कुछ हल नहीं निकलेगा। तुझे उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। रिद्धिमा ने आंसुओं के बीच धीरे से कहा, मोना, अगर वो आगे भी मुझे तंग करेगा तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोना ने खींचते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? नौकरी छोड़ देगी और वो समझेगा कि उसने तुझे तोड़ दिया। क्या तू उसे जीतने देना चाहती है? रिद्धिमा ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मुझे जीत हार की परवाह नहीं है मोना। मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और अगर नौकरी छोड़ने से मुझे वो मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैं उस साइको को झेल नहीं सकती। मोना ने उसे घूरते हुए कहा, तू बड़ी अजीब है। तेरी बातें मुझे कभी समझ नहीं आती। लेकिन सुन, अगर तू ये नौकरी छोड़ देगी तो वो फिर भी तुझे तंग करेगा। डरने से कुछ नहीं होगा। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से उठी और वॉशरूम से बाहर जाने लगी। मोना भी पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आकर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई। मोना ने फिर से रिद्धिमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिद्धिमा चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मोना, मैं जानती हूँ कि तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन हर इंसान का लड़ने का तरीका अलग होता है। मुझे बस अब अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही खींचना नहीं चाहती। मोना ने हार मानते हुए गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर वो तुझे फिर से तंग करे तो मुझे बताना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रिद्धिमा ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू मोना, तू मेरी सबसे बड़ी ताक है। दोनों कुछ देर यूं ही बेंच पर बैठी रहीं, सड़क की हलचल को चुपचाप देखते हुए। वहीं कोई था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था। दोनों हॉस्टल वापस लौट आईं। अगले दिन सुबह इंदौर एयरपोर्ट पर हल्की धूप फैली हुई थी। एक प्राइवेट प्लेन रनवे पर धीरे धीरे लैंड करता दिखा। सफेद रंग के उस शानदार प्लेन का गेट खुला और सीढ़ियां नीचे उतारी गईं। प्लेन के अंदर से एक लंबा चौड़ा व हैंडसम आदमी बाहर निकला। उसने ब्लैक कलर का परफेक्ट फिटेड बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस और रौब झलक रहा था। आंखों पर काले शेड्स चढ़ाए उस शख्स का चेहरा जितना शांत था, उतनी ही गहरी उसकी नजरें थीं। उसके चमकते जूते रनवे की जमीन पर टिके और वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम ऐसा जैसे जमीन भी उसकी रुतबे को सलाम कर रही हो। जैसे ही वह नीचे आया, एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। बॉडीगार्ड ने उसके करीब आकर हल्की आवाज में कहा, सर, उस लड़की का पता चल गया है। ये सुनते ही वह रुका। शेड्स के पीछे से उसकी आंखें एक पल को गहरी सोच में डूब गईं। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और एक स्माइल के साथ खुद से बुदबुदाया, अभय सिंह सिसोदिया से तुम ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती। उसकी आवाज में इतना ठहराव था कि कोई भी सुनकर सहम जाए। ये बात कहते ही उसने शेड्स को हल्का सा ऊपर खिसकाया और उसकी आंखों की चमक ने यह साफ कर दिया कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। वह आगे बढ़ा और वह एयरपोर्ट से बाहर आ गया। एयरपोर्ट पर खड़ी ब्लैक कलर की लग्जरी एसयूवी अभय सिंह के लिए तैयार थी।
उसने एक बार अपना कोट ठीक किया और पूरे रॉब के साथ कार की तरफ बढ़ गया। अभय कार में बैठ गया और कार का दरवाजा बंद हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ और कार धीरे धीरे एयरपोर्ट गेट से बाहर निकलने लगी। सूरज हल्की धूप बिखेर रहा था। लक्षित की स्पोर्ट्स कार चमचमाती हुई सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उसकी गाड़ी का शोर ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड्स और वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच रहा था। जैसे ही लक्षित ने अपनी कार ऑफिस की पार्किंग में पार्क की, उसने अपने ब्राउन कलर के 3-पीस सूट को सही किया। कार का दरवाजा खुलते ही वह पूरे रॉब और स्टाइल के साथ बाहर निकला। उसकी चाल में एक अलग ही एरोगेंट एटीट्यूड झलक रहा था। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही सभी एम्प्लॉइज ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। उनकी आवाज में न केवल आदर था बल्कि एक डर भी झलक रहा था। लक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरें ऑफिस के हर कोने का जायजा ले रही थीं। तभी उसकी नजर एक फीमेल एम्प्लॉय पर पड़ी जो उसे टकटकी लगाए देख रही थी। लक्षित के होंठों पर एक डेविल स्माइल आई और वह अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट से अपने केबिन में पहुंचते ही उसने अपनी चेयर पर बैठते हुए टेबल पर नजर डाली। कुछ देर तक वह टेबल पर कुछ ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे वह चीज नहीं मिली तो उसने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। तो रिद्धिमा वर्मा की अकल अब भी ठिकाने नहीं आई। उसने गुस्से में बुदबुदाया। इसके बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा उसके लिए खास इंतजाम कर दो। अब उसे सबक सिखाने के लिए जो भी करना पड़े करो। फोन रखते ही उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल लौट आई। दूसरी तरफ रिद्धिमा अपने डेस्क पर बैठी काम में मगन थी। उसके चेहरे पर सादगी और मेहनत का साया था। पास ही बैठी भैरवी उसे कब से देख रही थी। रिद्धिमा, क्या बात है? तुम काफी परेशान लग रही हो। भैरवी ने उसके पास आकर पूछा। रिद्धिमा ने सिर उठाकर हल्की मुस्कान दी। कुछ खास नहीं, बस काम थोड़ा ज्यादा है। तभी डिपार्टमेंट मैनेजर वहां आ गया। उसकी चाल और चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह गुस्से में था। उसने रिद्धिमा की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा, मिस रिद्धिमा, आज से तुम बेसमेंट में काम करोगी। रिद्धिमा चौंक गई। उसने खड़े होकर जवाब दिया, सर, मुझे बेसमेंट जैसी जगहों से फोबिया है। वहां काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैनेजर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, अगर नौकरी करना चाहती हो तो जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वरना तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है, नौकरी छोड़ दो। रिद्धिमा के चेहरे पर असमंजस साफ छलक रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है सर, मैं बेसमेंट में काम कर लूंगी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। नौकरी उसकी जरूरत थी और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। मजबूरी में वह अपने सामान के साथ बेसमेंट की ओर बढ़ी। बेसमेंट में माहौल अजीब था। वहां सिर्फ मेल एम्प्लॉय थे और हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। रिद्धिमा ने खुद को एक कोने में समेट लिया और फाइल वर्क में लग गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह किसी तरह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। बेसमेंट की घुटन भरी हवा और वहां का माहौल रिद्धिमा के फोबिया को और बढ़ा रहे थे। उसका सिर चकराने लगा और उसे लगा कि वह अब ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक पाएगी। दूसरी तरफ अपने आलीशान केबिन में बैठा लक्षित ये सब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता का भाव था। उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए कहा, अब मजा आएगा। देखते हैं रिद्धिमा वर्मा इस सजा को कितनी देर झेल पाती हैं। लक्षित के लिए यह सिर्फ एक खेल था। बेसमेंट की घुटन भरी हवा और अजीब माहौल रिद्धिमा पर भारी पड़ रहे थे। उसने अपना ध्यान फाइल वर्क में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वहां के मेल एम्प्लॉय उसकी ओर घूर रहे थे, जिससे उसका तनाव और बढ़ गया। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोबिया का असर उस पर साफ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और सिर में हल्का चक्कर महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसने अपने पास रखी पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने लगे। वहां मौजूद कुछ मेल एम्प्लॉय उसकी हालत को देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, नाटक कर रही है, शायद बॉस की नजरों में बेचारी बनने का प्लान है। बाकी लोग भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिला रहे थे। रिद्धिमा ने किसी तरह खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। हंसी मजाक करने वाले एम्प्लॉय अब गंभीर हो गए। उनमें से एक ने घबराकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो सच में बीमार लग रही हैं।
लक्षित अपने केबिन में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। शुरुआत में वह रिद्धिमा की हालत को भी ड्रामा ही समझ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा है, डर कर भागेगी, अब इसे मेरी ताकत का एहसास होगा। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा कि रिद्धिमा की नाक से खून निकल रहा है, उसके चेहरे के भाव बदल गए। लक्षित तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से बेसमेंट की ओर भागा। बेसमेंट में पहुंचते ही उसने देखा कि रिद्धिमा बेहोश हो गई थी और वहां खड़े लोग घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। लक्षित ने बिना एक पल गंवाए रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम लोग बेवकूफ हो क्या? इसे यहाँ छोड़कर तमाशा देख रहे थे? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लक्षित की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। जब किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने गुस्से में कहा, मैं खुद ले जाता हूँ। रिद्धिमा को अपनी बाहों में संभालते हुए लक्षित तेजी से बेसमेंट से बाहर निकला। उसकी चाल में अब वह रॉब और एरोगेंट एटीट्यूड नहीं था जो आमतौर पर नजर आता था। वह सीधा अपनी कार की ओर बढ़ा। कार का दरवाजा खोलते हुए उसने रिद्धिमा को सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाले लोग चौंक गए। लक्षित के मन में अब तक कई सवाल घूम रहे थे। क्या यह सच में मेरी वजह से हुआ? मैंने उसे इतना दबाव में क्यों डाला? मुझे लगा था वह हिम्मत दिखाएगी, पर ये। कुछ ही मिनटों में वह अस्पताल पहुंच गया। रिद्धिमा को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया। लक्षित डॉक्टर के पास जाकर बोला, इसे कुछ भी न हो, मैं इसे सही सलामत देखना चाहता हूँ। जो भी चाहिए तुरंत बताइए। डॉक्टर ने स्थिति को देखते हुए कहा, यह पैनिक अटैक और गंभीर तनाव का मामला है। हमें इसे स्थिर करना होगा। अभी आप बाहर इंतजार कीजिए। लक्षित वहीं बैठ गया। उसका दिमाग अब भी इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि उसकी हरकतों से रिद्धिमा को पैनिक अटैक आ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, उसे आराम की जरूरत है। घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक तनाव से बचाना जरूरी है। लक्षित ने राहत की सांस ली, लेकिन वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था। वार्ड के अंदर जाकर उसने देखा कि रिद्धिमा बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा अब भी थका हुआ और कमजोर लग रहा था। लक्षित ने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया। वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और हल्की आवाज में बुदबुदाया, रिद्धिमा, मैंने जो सोचा था वह सब गलत था। मैं नहीं जानता था कि यह सब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। रिद्धिमा ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे देखा। उसकी नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कमजोरी और दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कोशिश की थी सर, पर मुझसे नहीं हुआ। लक्षित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब कुछ मत कहो, बस आराम करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस पल लक्षित के चेहरे पर पहली बार उसके एरोगेंस की जगह इंसानियत और पछतावे का भाव था। यह घटना शायद उसे खुद से और रिद्धिमा से जुड़ी हर चीज को दोबारा सोचने पर मजबूर करने वाली थी। सर, मुझे लगता है कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, रिद्धिमा ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। लक्षित उसकी बात सुनते ही सीधा बैठ गया। उसे न जाने क्यों यह सुनकर बेहद बुरा लगा। उसने कुछ पल के लिए रिद्धिमा के चेहरे को देखा, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसने ऐसा क्यों कहा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है रिद्धिमा, लक्षित ने गंभीर और ठहराव भरी आवाज में कहा। रिद्धिमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और दिक्कत हो, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। लक्षित ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मन ही मन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और रिद्धिमा के पास गया। तुम जानती हो रिद्धिमा, उसने रौबदार लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, अब मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी छोड़ो। रिद्धिमा ने उसे उलझी हुई नजरों से देखा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, लक्षित ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिद्धिमा पूरी तरह से सन्न रह गई। ऐसे मत देखो, लक्षित ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, वरना तुम्हारे होंठों पर किस कर लूंगा। रिद्धिमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह घबराकर कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लक्षित ने काफी देर तक रिद्धिमा को अपनी बाहों में भर कर रखा और उसके बाद उसके होंठों पर हल्की किस कर दी। लक्षित की इस हरकत से रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फैल गईं।